अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों। अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। आज मैंने केक रस बनाए तो इनका जो साइज़ है वो बाज़ार की बेकरी जैसे केक रस का साइज़ मैंने बनाया। अमूमन मैं थोड़े लंबे रख कर केक रस बनाती हूँ, तो आज छोटे छोटे से केक रस बनाए तो ये भी बहुत ही अच्छे बने। सारी रेसिपी तो वही है, बस साइज़ ही डिफरेंट हुआ है। ये स्क्वायरल है, गुलहरी हमारे गार्डन में आ जाती है तो फ़ौरन से ही भाग जाएगी। ज़रा सा इसको लगे ना कोई है यहाँ पर, लेकिन आज ये जा नहीं रही थी तो इसको भूख लगी हुई थी, तो हमें भी डर सा लगे कि ये अंदर ही ना आ जाए तो हम क्या करेंगे। तो ये थोड़ा सा पीछे हुई तो दुआ ने ना ये जो गार्डन का डोर है खोल कर ना थोड़े से बादाम ज़मीन पर रख दिए, तो ये उठा कर चली गई। मैंने कहा देखें भूख लगी है तो उससे इसको डर नहीं लग रहा, फिर ये जा रही थी ये, तो हमें भी अंदाज़ा हो गया इसे भूख ही लगी होगी। ये जो प्लांट है इसके ऊपर काफ़ी से फूल ग्रो हो रहे थे, लेकिन अभी इसके ऊपर इस तरह की बेरीज सी जो है ना वो ग्रो होना शुरू हो गई है। अगर किसी को पता हो तो ज़रूर बताए। हमें भी नहीं पता ये प्लांट कौन सा है, क्योंकि अभी इतना पता नहीं है गार्डनिंग का। तो ये है कि बेरीज इसके ऊपर लगी हैं जो देखने में बिल्कुल ग्रेप्स जैसी लगती हैं। खैर खाई तो नहीं है, ना ही खा सकते क्योंकि पता जो नहीं है क्या चीज़ है। तो ये छोटी छोटी सी बेरीज सी हो रही हैं ग्रो, तो मुझे लगा ये शायद वाइल्ड बेरीज सी होंगी। बल्क कुकिंग करने से मेरी तो एक तरह से पूरी टेंशन जो है ना वो ख़त्म हो गई है। एक दिन खाना बनाए और 3-4 दिन जो है वो बेफिक्री होती है, खाना बनाने की झंझट जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। तो मुझे ये रूटीन जो है बहुत ही ईजी लगती है, तो आज फिर मैं बल्क कुकिंग ही कर रही हूँ। और चूँकि मैं बेकिंग करती हूँ तो मैं कोई ना कोई चीज़ बेक भी कर लेती हूँ, वो भी उसी टाइम में बेक हो जाएगी। तो काफ़ी सारा खाना जो है डिशेज मुख्तलिफ़ किस्म की आप उसी टाइम पे बना सकते हैं। ये केक मैंने पहले भी बनाया हुआ है, तो मैं आज ये फ्रूट केक बना रही हूँ जो पाकिस्तान से अशरफियाँ आई हैं। अशरफियाँ ही आई थिंक बोलते हैं उन्हें, वैसे हम उन्हें चावलों में डालने वाला मुरब्बा भी कहते हैं। तो वो आज मैं केक में डालकर बनाऊंगी। हमने भी वो पहली दफ़ा ही मंगवाई हैं, तो वैसे ग्लेस चेरीज तो होती ही हैं, वो रूम टेम्परेचर पर ही रख देते हैं। और चूँकि ये पाकिस्तान से आई हैं तो मैंने इनको ना फ्रीज़र में रख दिया। तो अभी मैंने फ्रीज़र से निकाल के इनको रूम टेम्परेचर पर रखा। फ्रीज़र में रखने से इनका जो जूस था ना, जो शीरा या सिरप था वो फ्रीज़ नहीं हुआ, वो वैसे ही लिक्विड सा है, क्योंकि उसमें आई थिंक लेमन डाला होगा। क्योंकि मैं अक्सर गुलाब जामुन बनाऊँ ना तो वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं, तो उन्हें मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो गुलाब जामुन तो सेट हो जाती हैं, लेकिन जो शीरा होता है चूँकि उसमें मैं लेमन डालती हूँ तो वो लिक्विड फॉर्म में ही रहता है। तो इनको थोड़ी देर रूम टेम्परेचर पर रखा है तो ये बिल्कुल ठोस ही होगी। और एक्स्ट्रा वाटर इसमें मुझे नहीं लगा, फ्रीज़र में रखने से एक्स्ट्रा वाटर हो जाता है ना किसी चीज़ में, तो वो चीज़ नहीं थी। तो मैंने इसे बेकिंग की है जो परफेक्ट बेकिंग हुई है, बहुत ज़बरदस्त इससे केक बना है। क्योंकि जो फ्रूट केक होता है उसमें असल में यही जो शर्फियाँ या जो चावलों में डालने वाला मुरब्बा होता है यही डाला जाता है पाकिस्तान में। तो उसी स्टाइल का मैंने ये केक बनाया है। इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, बहुत ही सिंपल रेसिपी है इसकी, पहले भी मैंने ये कई दफ़ा बेक किया हुआ है। केक को बेक करके रूम टेम्परेचर पर जब रखें तो उसको किसी थिक टी टॉवल से अच्छे से ढाँप दें कि उसकी जो टॉप है, सतह है, उसके ऊपर टी टॉवल जो है कवर होना चाहिए। फिर जो केक है वो ड्राई नहीं होता है। तो अभी नेक्स्ट मॉर्निंग जो है नाश्ते के साथ ये केक जो है बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। इसको सिर्फ नाश्ते के तौर पर नहीं खाना, नाश्ता अपना जो खाना है खाएं, इसको वैसे ही थोड़ा सा खा लें, बहुत ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है कि सिर्फ नाश्ते में यही खाएंगे तो ज़्यादा खाया जाएगा, मतलब ये है। आज बल्क कुकिंग में मैं चिकन टिक्का मैरिनेट करके भी रखूँगी, क्योंकि मेरे बच्चों को काफ़ी पसंद है। तो
जो खाना आज मैंने बनाना है उसमें बच्चों की मर्ज़ी थोड़ी कम है। तो फिर मैंने कहा मैं ऐसा करती हूँ कि पहले मैंने सोचा मैं चिकन टिक्का मसाला हांडी जो है वो बना लेती हूँ। तो मैंने कहा ये सबसे इजी है, चिकन टिक्का मैरिनेट करके मैं रख दूँगी, इसकी चिकन टिक्का पॉकेट, चिकन टिक्का रैप और इसका पिज़्ज़ा भी बन जाएंगे। और ये तीनों चीज़ें जो हैं इस चिकन टिक्के से बनी हैं 2-3 दिन। एक दिन मैंने पीटा पॉकेट बना ली चिकन टिक्के से, एक दिन रैप बना ली और एक दिन जो है वो चिकन टिक्का पिज़्ज़ा बन गया। और इस तरह जो बच्चों ने खाना था वो भी आराम से ही कुक हो गया, बजाय इसके कि मैं अलग से खाना बनाकर बच्चों के लिए सोचती कि उन्होंने क्या खाना है। तो ये मैरिनेशन करके मैं फ्रिज में रख दूँगी। चिकन टिक्के की रेसिपी मैं कई दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। और आज मैंने बनाने थे करेले, तो पहले मैं जाकर करेले लेकर आई और आज करेले कीमा और टिंडे गोश्त बनेंगे। तो टिंडे नहीं थे तो कद्दू गोश्त जो हैं वो बनेंगे। और करेलों को काट कर पहले इसको थोड़ा नमक लगा कर रखना पड़ता है। तो सबसे पहले जो है वो मैं करेले ही काट कर तो छील के काट के तो इनको थोड़ा नमक लगा के रख दूँगी ताकि ये थोड़े सेट हों, तो फिर बाकी कुकिंग जो है वो स्टार्ट करूँगी। और ये जो इनकी स्किन होती है इसको बहुत ज़्यादा मैं पील नहीं करती हूँ कि स्किन पील कर दें तो बहुत ही ज़्यादा ये ना निकल जाता है। और ठीक थे करेले, मतलब एक तो होता है ना बहुत ज़्यादा कड़वे होते हैं और एक बिल्कुल कड़वे नहीं होते, तो ये सही थे। 2-3 किस्म के सालन इकट्ठे बनाने हों, अगर कोई ऐसा जिसमें चिकन है, मीट है, कीमा है, तो उसमें जिंजर गार्लिक अनियन टमाटर, तो ये 4 चीज़ें तो लाजमी ही जानी है। तो इन सबको मैं एक ही दफ़ा से छील के काट के रख लेती हूँ और फिर जिस जिस सालन में या हांडी में जिस तरह डालनी है उसी तरह मैं डाल लेती हूँ। और जब मैं इस तरह कुकिंग करती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि जो बेस है ना किसी भी सालन की, जैसे जिंजर गार्लिक अनियन टमाटर है, इनको मैं इस तरह ग्राइंड करके डालूँ कि इनकी जो कुकिंग टाइम है वो सेट हो जाता है। अगर आप होल डालेंगे तो उसको अच्छे से गल जाने तक, गल तो उससे वैसे भी उतना ही टाइम लेना है, हमने कौन सा जिंजर गार्लिक अनियन को गलाना है। अगर मीट है तो वो गलेगा तो ही वो चीज़ कुक होगी। लेकिन ये है कि जब इस तरह ग्राइंड करके डालते हैं तो जो कुकिंग टाइम है वो थोड़ा सा सेट हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। इसको ज़रूर आजमा कर देखिएगा। तो जिंजर गार्लिक ऑनियन जो है वो मैं ग्राइंड करके पहले मैं गोश्त जो है वो पकने के लिए रखूँगी, क्योंकि उसको थोड़ा टाइम लगेगा। कीमा करेले पकाने हैं तो कीमे को तो टाइम ही नहीं लगता है। और अभी मेरी जैसे मैंने ईमान की सालगिरह पर वो बनाए थे ना कोफ्ता पुलाव, तो कीमा कुक होने में टाइम नहीं लगता है तो गोश्त को पकने में टाइम लगता है। तो मेरी अभी ये सलाह होती है कि मैं कीमा ही पका लूँ कि वो एक तो जल्दी पक जाएगा। तो ये सबसे पहले मैंने रखा, सबसे एंड पर ये हांडी पकी है। 3-4 मैंने सालन पकाए, सारे पक गए, फिरनी पक गई, केक पक गया, तो ये सबसे एंड पर पकी। तो चिकन होता तो जल्दी पक जाती। तो जो टमाटर हैं उनके भी छिलके उतार कर उनको भी ग्राइंड करके उसकी पेस्ट भी मैं उसी में डाल दूँगी गोश्त में, तो वो भी साथ साथ पक जाएगा। अभी इस हांडी में मैंने कुकिंग ऑयल भी डाल दिया है, सब कुछ डाल दिया है, बस अब इसने कुक होना है, गोश्त गलना है, तो बाकी नेक्स्ट स्टेप जो है तब होना है। सब कुछ इसमें डालकर इसको मीडियम फ्लेम पर रख दिया है पकने के लिए। गोश्त को गलने में टाइम लगता है, लेकिन अगर हम बिल्कुल ही दम जितनी हीट पर रख देंगे ना गोश्त को गलने के लिए, चाहे 1 घंटा भी पड़ा रहेगा तो वो पकता रहेगा, उसने पकना नहीं है। तो एक स्पेसिफिक हीट चाहिए गोश्त को गलने में भी। ये गलती मैं कई दफ़ा कर चुकी हुई हूँ। और जब भी गोश्त पकाएं तो जो टेम्परेचर है उसकी हीट जो है ना उसको मीडियम तक होना चाहिए, लो और हाई के दरमियान, ताकि गोश्त गल सके। लो फ्लेम पर वो चाहे 1-2 घंटे पकता रहेगा, वो गलेगा नहीं, आजमा कर देखिएगा। अगर पानी ज़्यादा होगा, जैसे हम निहारी पकाते हैं ना तो उसमें इतना ज़्यादा पानी होता है तो वो पानी में गोश्त डूबा होता है। उस सूरत में अगर दम जितनी हीट पर भी गोश्त पकेगा उसने गल जाना है। तो इसमें पानी की क्वांटिटी इतनी नहीं है, तो इसको फिर फ्लेम जो है वो मीडियम टू लो के बिटवीन होगा। तो ये ऐसी छोटी छोटी टिप होती हैं जो हम कुकिंग करते वक्त ही हम सीखते हैं।
बात सिर्फ रेसिपी बताने की नहीं होती है। कुछ एक ऐसे कुकिंग के तरीके होते हैं जो महारत से ही आते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कोई बड़ी माहिर हूँ, बड़ी गलतियाँ होती हैं कुकिंग करते वक़्त, तो हमेशा मैं अपनी गलती से सीखती ही हूँ। तो खाना सिर्फ चूल्हे पर रखकर पकाने का काम नहीं है, रेसिपी को फ़ॉलो करने का नाम नहीं है। कौन-सी चीज़ किस तरह पकती है, ये चीज़ें भी खाने में बहुत मैटर करती हैं, तो इन्हीं चीज़ों से महारत आती है। अभी जो हमारे रवायती पकवान हैं वो ऐसे ही आज के दिन तक मशहूर नहीं हैं, फ़ेमस नहीं हैं। वो उनको क्रिएट करने वालों ने इतनी मेहनत से उनको बनाया है कि आज देखें हमारे बच्चे जो हैं ये निहारी इतने खुश होकर खाते हैं। तो ये देखिए कब की ये चीज़ चली हुई है, कहाँ की ये डिश है, और जो भी खाता है रवायती खानों को वो अश अश कर उठता है, क्योंकि ये महारत और तजर्बों से ही ये चीज़ें जो है क्रिएट हुई हैं। और हम जब अपनी खुद की कुकिंग से खाना बनाते हैं तो ही हम ये चीज़ें सीखेंगे। अगर हम बने बनाए मसालों से खाना बनाएंगे तो यकीन जाने आप कभी भी ये चीज़ें नहीं सीख सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको तजर्बे से ही पता चलेंगी। अब एंड पर बात आ गई है होम कुकिंग की और होम इंग्रेडिएंट्स की। अभी जो तीसरा सालन है वो मैं ये जो तोरी होती है वो बना रही हूँ। ईमान इसको तोरे बोलती है। तो मुझे पता था कीमा करेले मर्ज़ी से ही खाएगी, टिंडे गोश्त तो किसी ने भी नहीं खाने हैं। तो मैं इनको आलू कह के खिला देती हूँ। ये आलू है थोड़े मैश हुए हुए हैं, थोड़ा बहुत खा लेते हैं, लेकिन टिंडे का नाम सुन के पता नहीं क्यों इनको क्या हो जाता है। शायद हम भी बचपन में ऐसे ही थे। टिंडे मैं तो खैर बड़े शौक से खाती थी टिंडे। तो ये तोरी जो है ये एज़ इट इज़ ही इसको मैंने पकाया है। आई थिंक ये ऐसे ही बनती है, सिर्फ़ इसमें प्याज और टमाटर डालना है। जिंजर गार्लिक डाल दिया तो इसका फ्लेवर ख़राब हो जाना है, ना इसमें ज़ीरा सूखा धनिया डलता है। ये ऐसे ही पकती है और इसमें मिर्चें भी ज़्यादा नहीं डाली जाती। अभी देखें हम मुनासिब मिर्च खाते हैं, हम बहुत फीका खाना नहीं खा सकते, लेकिन बहुत सी सब्जियां ऐसी हैं, बल्कि आई थिंक सिर्फ गोभी एक ऐसी सब्ज़ी है जो स्पाइसी खाई जाती है। अभी ये मैंने तोरी की सब्ज़ी बनाई है, इसमें ज़्यादा मिर्चें डाल देंगे ये आप नहीं खा सकते। करेले में ज़्यादा मिर्चें डाल दें या घी ज़्यादा डाल दें, ये अपने अंदर ऑयल जज़ब कर लेते हैं, ये इतने हैवी हो जाते हैं, ये खाए नहीं जाते। बहुत सी सब्जियां ख़ास तौर पर ऐसी हैं जो ना तो ज़्यादा कुकिंग ऑयल डालकर आप बना सकते हैं, ना ज़्यादा मिर्चें डालकर आप बना सकते हैं, उनका टेस्ट ही ख़त्म हो जाता है, वो खा नहीं सकते हैं। तो करेले जो है आपने देखा मैंने इनको 2-3 दफ़ा खुले पानी से रिंस किया है और इनको मैं ऐसे ही कुकिंग ऑयल डालकर इसको फ्राई कर लूँगी। करेले जो है इसको मैं निचोड़ती नहीं हूँ, एक तो होता है ना पोने में डाल के इसको निचोड़ा जाता है, तो फिर इनको फ्राई करते हैं। तो मैंने इसमें कुकिंग ऑयल डालकर इसको फ्राई करने के लिए मीडियम फ्लेम पर रख दिया है। जैसे जैसे ये फ्राई होंगे इनका वाटर जो है वो एवापोरेट हो जाएगा और बड़े अच्छे से करेले जो हैं वो फ्राई हो जाएंगे। और जब ये ऑलमोस्ट डन हो गए हैं तो इसमें मैंने एक प्याज जो है वो काट के डाल दिया है कि ये भी साथ पक जाएगा। तो इस तरह जो प्याज का फ्लेवर इसमें आएगा वो भी बहुत अच्छा लगता है। और इस तरह जो बल्क कुकिंग मैं करती हूँ ये मैं करती किस टाइम पर हूँ, दोपहर का खाना खाने के बाद से ही मैं किचन में कुकिंग जो है वो स्टार्ट कर देती हूँ। इसको 2-3 घंटे तो ज़ाहिर है लग ही जाते हैं, तो वही टाइम मेरे पास फ्री होता है तो उसी टाइम में मैं ये कुकिंग जो है वो कर लेती हूँ। अमूमन ईमान जो है वो मेरी हेल्प कर देती है। तो जिस दिन ये खाना बनाया उसके सर में काफ़ी दर्द हो रही थी, तो मैंने कहा तुम आराम कर लो और मैं खुद ही सारी जो है कुकिंग कर लूँगी। करेले देखें जब फ्राई करने लगे थे तो कितने ज़्यादा थे, तो जब ये अच्छे से फ्राई हो गए बड़ी अच्छी सी इनकी खुशबू आएगी और इसको मैं डिश में निकाल दूंगी। और क्योंकि कीमा जो है वो एक छोटे सॉस पैन में मैं कुक किया है, जब वो मैक्सिमम कुक हो गया है तो अभी ये जो बड़ा बर्तन है जिसमें मैंने करेले फ्राई किए हैं उसमें डालकर इसको अच्छे से भून लूँगी और फिर इसमें करेले डाल दूँगी। कुकिंग ऑयल जो है वो इसमें मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाला। एज आई सेड अर्लियर के करेले जो हैं वो अगर ऑयल जज़ब कर लें तो वो काफ़ी हैवी हो जाते हैं, क्योंकि एकदम से तो ये सब्ज़ी खाई नहीं जाती है, ज़ाहिर 1-2 दिन तक ही ये खाई जाएगी। तो ये पड़े पड़े अपने अंदर ऑयल जज़ब कर लेते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, करेले कीमा जिस तरह बनाया है या करेले गोश्त बनाऊँ, तो आज जैसे करेले कीमा बनाया था इसको मैंने वेल डन करके रख लिया था। जब इसको खाना है तो जितने करेले खाने हैं उसमें थोड़ा सा जो
कुकिंग ऑयल है उसमें थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च डालकर उसका तड़का लगा दें तो वो बिल्कुल सही रहता है। वो उस वक्त फ्रेश डालेंगे ना तो वो जज़ब नहीं करेगा। और दूसरी तरफ जो तोरी की सब्ज़ी है वो सबसे पहले पक गई है। उसने कहा 2 हांडियाँ तो पक नहीं रही, मैं पहले ही पक जाती हूँ। जब करेले फ्राई किए तो उस वक़्त भी मैंने उसमें फ्रेश अनियन डाला। तो अभी जब कीमा करेले मैंने दम पर रखने हैं तो इस वक़्त भी इसमें थोड़ा-सा मैं फ्रेश अनियन डालूँगी कि इसका भी थोड़ा क्रंच जो है वो हमें अच्छा लगता है। हरी मिर्चें, हरा धनिया, गरम मसाला डालकर इसको मैंने दम पर रख दिया और करेले कीमे की सब्ज़ी जो है वो पक कर तैयार हो गई। जब गोश्त गल गया तो उसको अच्छे से मैंने भून लिया है और फिर इसमें जो कद्दू थे वो डालकर पानी डाला है। इसका बहुत ज़्यादा शोरबा सा नहीं मैंने बनाना है। पानी डालकर इसको मिक्स करना है, फिर देखना है कि इतनी ग्रेवी चाहिए, फिर थोड़ा सा पानी डालना है पकने तक जो काफ़ी हो। तो इस तरह से जो ग्रेवी या शोरबे वाले सालन होते हैं मैं उसमें जो लिक्विड की क्वांटिटी है उसको इस तरह मेजर करती हूँ कि पहले थोड़ा सा पानी डाल के उसको मिक्स करना है कि इतनी ग्रेवी तैयार होनी चाहिए। तो ज़ाहिर है उसने थोड़ा पकना भी है तो पकने के लिए थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा उसमें डाल देना है, बजाय इसके कि एकदम से ज़्यादा पानी डाल दें तो वो सही नहीं है। अभी ईमान की फरमाइश पर मैं फ़िरनी बना रही हूँ। फ़िरनी की रेसिपी मेरे चैनल पर है भी, लेकिन मैं यहाँ फिर से शेयर कर देती हूँ। मैं होममेड ही फ़िरनी मिक्सचर तैयार करती हूँ। जो राइस फ्लावर होता है वो बाज़ार से इजीली मिल जाता है। तो राइस फ्लावर लिया है आधा कप और चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डाल सकते हैं। मैंने आधे कप से थोड़ी ज़्यादा चीनी इसमें डाली है। आमंड, पिकान्स और वॉलनट इनको थोड़ा सा चॉप कर लिया है, बारीक सा पीस लेना है और थोड़े से मैंने अलग से निकाल दिए हैं गार्निश के लिए। और थोड़ी सी सैफरन की पंखुड़ियाँ जो हैं वो इसमें डाल देंगे। और दूध जो है आधा कप, अगर राइस फ्लावर है तो उसके लिए दूध की क्वांटिटी 2 लीटर होगी। तो दूध डालकर उसमें थोड़ी सी कुटी हुई हरी इलायचियाँ डाल देनी है और ये सारा ही मिक्सचर जो है फ़िरनी मिक्स का इसमें डालकर इसको कुक होने के लिए रख देना है। जैसे ही ये डालेंगे ना जो मिक्सचर मैंने अभी तैयार किया है फ़िरनी का, तो चूँकि राइस फ्लावर जो है वो पाउडर है तो वो एकदम से लगेगा ये देखें जैसे ना ढेले से बन गया, लेकिन जब इसने गर्म होना है तो इसने अपने आप डिज़ोल्व हो जाना है। बस ये है कि इसको मिक्स करते रहना है। चीनी आपकी अपनी मर्ज़ी है कि इसको चेक कर लें, अगर कम हो तो और भी डाल सकते हैं। तो चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही रखेंगे। यहाँ पर सालन जो है वो तैयार हो गए हैं। तो बस आखिरी डिश जो थी वो फ़िरनी ही थी। तो इसको भी 40-50 मिनट लगे हैं तो ये भी पककर जो है तैयार हो गई है। तो इस तरह की बल्क कुकिंग जो है मेरे लिए तो बड़ी ही इजी रहती है, क्योंकि एक दिन मैं खाना बनाती हूँ, 3-4 दिन जो हैं वो मेरे आराम से गुजर जाते हैं। मुझे बार बार खाना नहीं बनाना पड़ता है। केवड़ा वाटर जो है वो मैं फ़िरनी में लाज़मी डालती हूँ, बिल्कुल एंड पर इसको डालना है, आखिर में इसको डालना है। और ये देखिए किस तरह ये खीर या फ़िरनी या गजरेला जब इस तरह पकने लगता है उसके थिक से बबल बनते हैं तो उसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल सेट होती है। ये ठंडे होकर रनी टेक्सचर की नहीं होगी। तो इतनी थिकनेस इसकी काफ़ी है। अगर इसको और ज़्यादा पका लेंगे तो ठंडे होकर इसने लई जैसी बन जाएगी ना, तो वो सही नहीं है। तो अभी इसका चूल्हा बंद करके इसको मैं डिश आउट कर दूंगी। आई होप ये बल्क कुकिंग की सीरीज़ जो मैंने अभी अपने चैनल पर स्टार्ट की है आपको इससे कोई फ़ायदा भी होता हो, और कोई रेसिपीज़ अगर आपने ट्राई की हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आज का ये व्लॉग बस यहीं तक है। उम्मीद है अच्छा लगा हो। थम्स अप बटन लाजमी प्रेस करना है आपने। अल्लाह हाफिज़।